नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज डिप्टी आर्मी चीफ द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है। लेकिन उस बयान को जब थोड़ा पीछे जा करके हमने और तह में जा करके इस बयान के संदर्भ को समझने की कोशिश की, थोड़ा रिसर्च का काम किया, तो वाकई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर के चीन भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, ये बात आज सेना ने स्वीकार की है। मुहर लगाई है इस बात पर सेना। क्या देश की सरकार को, दूरदृष्टा नरेंद्र मोदी को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, चाणक्य और कई बार तो खुद को बिस्मार्क समझने लगते हैं अमित शाह, क्या अमित शाह को ये कुछ नहीं पता था? सब कुछ पता था। लेकिन अपोजिशन को कभी भी मुख्य धारा में ला करके उसकी बातों पर चर्चा करने से भगने वाली सरकार हमेशा ऐसे ही दिन लाती है और दिखलाती है। 3 साल पहले राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की थी, अभी आपको सुनवाएंगे। 3 साल पहले भविष्यवाणी की थी। पूरे देश ने राहुल का वो बयान सुना था, लेकिन सरकार ने अनसुना कर दिया था, या सरकार को पता था क्या हो रहा है, जानबूझकर किया, अनजाने में किया, ये तय इस देश को करना है। लेकिन राहुल गांधी की 3 साल पुरानी भविष्यवाणी पर सेना ने औपचारिक मुहर लगा दी है। और इस मुहर के बाद मोदी हों, शाह हों, राजनाथ हों या भागवत हों, जब ये चर्चा कर रहे हैं तो पूरा का पूरा संघ नागपुर से दिल्ली शिफ्ट हुआ है, यहीं बैठे सब के सब सन्न हैं। और सन्न नहीं इसलिए सन्न हैं, भारत के लिए नहीं, अपनी साख के लिए, अपने उस चुनावी ब्रांडिंग के लिए, जिस चुनावी ब्रांडिंग के पीछे भ्रम और गुमराह करने की एकमात्र प्लानिंग होती है। लाइए फटाफट हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। कोई भूमिका नहीं, जरा हम एक 2 विंडो चलाते हैं, एक राहुल गांधी का 3 साल पुराना बयान और आज का डिप्टी आर्मी चीफ का बयान प्ले कर दीजिए। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. दोबारा प्ले करिए, दोबारा चलाइए। राहुल गांधी की बाइट जो है बयान, वो शुरू से प्ले करना चाहिए, शुरू से दोबारा चलाइए। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. हेमंत भाई क्या कहेंगे, अब बताएं आपकी। नहीं, आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस बात में तो किसी को, जो भी लोग डिफेंस कवर करते हैं या जो चीज लोग सामरिक मुद्दों पे, विदेश नीति पर जो नजर रखते हैं, वो इस बात को लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, इस पे लगातार चिंतित भी थे। लेकिन राहुल गांधी का जो ये बयान आपने दिखाया, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। ये तो उन्होंने कहा कि भारत की जनता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध आप ये कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा ला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि मोदी जी किसी चीज के जिम्मेदार नहीं होते। मोदी जी ने आज तक पूरे 2002 के लेकर के आज 2025 आ गया, बतौर सीएम और बतौर पीएम आज तक किसी चीज की जिम्मेदारी ली हो तो आगे लेंगे। और ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो उन्होंने कहा था वो दिख रहा था। और उन्होंने किस संदर्भ में कहा था?
उन्होंने भारत की विदेश नीति का हर तरफ हो रहे डिजास्टर को रेफर करते हुए कहा कि आपने पूरे के पूरे पड़ोस को और पूरी दुनिया में अपनी स्टैंडिंग को गंवा दिया है, अपनी जो ये नाटकबाजी की विदेश नीति है उसके कारण। उसमें आप पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, दो का तो सबको पता है। आज पड़ोस में आपका खैर खुआ कौन है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, कौन खड़ा है आपके साथ? पाकिस्तान चीन का तो छोड़ दीजिए, वो तो आपके पारंपरिक शत्रु। इन सब में से कोई आपके साथ खड़ा है क्या? और वो कहां जा रहे हैं? वो सारे के सारे चाइनीज फोल्ड में जा रहे हैं, बिना किसी कारण के, केवल एक उद्योगपति मित्र की मदद करने की फिराक में पूरे देश का सिस्टम, जो विदेश नीति चली आ रही थी हमारी 80 साल से, 78 साल से, उस सबको तबाह कर दिया गया और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। और ये आशीष भाई केवल इतना नहीं है, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स में जाइए। राहुल गांधी ने जो कहा वो कहा, उसके तथ्यों में चलिए आप। हम केवल डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं। जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, जो चाइना का हमारे साथ जो व्यापार घाटा था हमारा, वो 44.8 बिलियन डॉलर था। आज 11 साल के बाद हमारा जो ये व्यापार घाटा था ये बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि भारत के खिलाफ सारी की सारी कार्रवाई जो कुछ भी हो रही है चाइना की, पाकिस्तान की कंधे पे हाथ रख करके, वो हमारे पैसे से हो रही है। मुनाफा वो हमसे कमा रहे हैं, व्यापार में घाटा हमें हो रहा है। 99.2 बिलियन डॉलर कितना होता है सोच के देखिए। और उसके बावजूद चाइना इतना सब एडवर्शियल रोल होने के बाद भी, आपने देखा गैलवान में जिस तरीके से किया, जिस तरीके से स्टेटस को पूरे का पूरा लद्दाख में बदल दिया, जो अरुणाचल के अंदर जो सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। और चाइना के साथ जो हमारा आयात है भारत का, आप जानकर दंग रह जाएंगे। 11.5% बढ़ा है पिछले साल, 11.5%। और आयात 113.45 बिलियन डॉलर हो गए। और अब चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, भारत से जो निर्यात है चाइना को, वो 14.5% घटकर 14.5% घटकर 14.2 बिलियन डॉलर है। आयात 113.45 और निर्यात 14.2 बिलियन डॉलर। ये आपकी अचीवमेंट है मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, जो सुबह से शाम तक आप लफाची करते घूमते हैं भक्तों के बीच में। ये हकीकत है। अगर आप आत्मनिर्भर होते, और आज को आपको पता है पूरी दुनिया में ट्रेड की जो स्थिति है, ट्रंप ने जिस तरीके से चूड़ी टाइट की पूरी दुनिया की, अगर आपने चाइना को फिक्स करना था तो आपके अंदर दम होना चाहिए था कि आप उनके साथ व्यापार पे तमाम प्रतिबंध लगाते। आपने कल खबर पढ़ी होगी, भारत के अंदर एप्पल के फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उस कंपनी के अंदर जो कंपनी है उसमें 300 चाइनीज लोग काम करते थे। उन सबको वापस आने का फरमान दे दिया। यानी कि एप्पल के फोनों की जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको सारी का सारा प्रभावित करने की बात। जो हमारे स्पेशलाइज्ड जो अपने खाद मिलते हैं भारत को, उनका निर्यात चाइना ने बंद कर दिया है। जो मिनरल्स हमारे थे, रेयर मिनरल्स, उनका निर्यात भारत को बंद कर दिया है। और आप टकटकी लगाए घूम रहे, आपके मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता, न गलवान के समय निकलता, न बाद में निकलता। और चाइना सरे आम, ये तो 81%, तो डिप्टी चीफ ने बता दिया, 81% हार्डवेयर मिलिट्री का चाइना से जा रहा है। इससे बड़ा आपका क्या होगा? और उसके बावजूद आप चीन का नाम नहीं ले पाते। भारत में आपकी कोई सभा पाकिस्तान के बिना खत्म नहीं होती। दुनिया में जाते हो तो पाकिस्तान का नाम मुंह से नहीं निकलता। यहाँ की रैलियों में गोली बनाम गोला कहते हैं। क्या संघ का राष्ट्रवाद कहा गया? मोदी जी की जवाबदेही कहां गई? शासन की पारदर्शिता कहां गई? सेना ने तो एक मोर्चे पर 3 लोगों से लड़ाई की है, माफ कीजिएगा, अकेला पाकिस्तान नहीं, अकेला चीन नहीं। उनको जो ड्रोन सप्लाई किए गए जिस तरीके से, कौन से ड्रोन थे? तुर्की ने बैरेक्टर समेत कई तरह के ड्रोन हमें, उन्होंने उनको चाइना को, पाकिस्तान को वो किए स्पॉन्सर। आप क्या कर रहे थे? आप तो जहां जाते वही गले पड़ जाते हैं, ठाके मारने लग जाते हो। ये जो विदेश नीति का डिजास्टर है शीश भाई, ये पीढ़ियां भुगतेंगी। इसको ठीक करने में भी जितना खराब करने में समय लगा है, इसको 11 साल में जो तबाह किया गया है, एक व्यक्ति की नीति, केवल उसकी प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसके कारण आज भारत यहाँ खड़ा हुआ। और इस सवाल का जवाब सरकार ने आज तक नहीं दिया कि 10 तारीख को जब डीजीएमओ की बातचीत हो रही थी, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ थे ना, उनकी बात हो रही थी, आर्मी चीफ ने भी, डिप्टी चीफ ने भी आज कंफर्म कर दिया। उसके बावजूद 5:33 पर ट्रंप कहां से आ गए? उन्होंने कैसे घोषणा कर दी अपने सीज फायर की? इसका जवाब क्या है? कहीं जवाब दिया उन्होंने? ट्रंप ने तो 18 बार बता दिया पूरी दुनिया में घूम घूम के, 10 बार व्हाइट हाउस में, उसके बाद गल्फ में, उसके बाद G7 में, जहाज में, एयरफोर्स 1 में, जहां जहां वो गए उन्होंने हर जगह कहा
और मोदी जी के मुंह से आज तक एक शब्द निकला हो? क्या कह रहे थे वो कि ये ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। कहाँ जारी है बताइए? जारी है तो सीज फायर कैसे, और सीज फायर है तो ऑपरेशन कैसे जारी है? आप किसको बहला रहे हैं? सेनाओं को ऐसी चुनौती में मत डालिए। एक साथ दो मोर्चे कितने खतरनाक हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। चाइना का इलाज करना पड़ेगा आपको। जो आप कहानियां सुना सुनाकर देश को आए थे ना कि लाल आंखें डालकर बात करेंगे, आंख में आंख डालकर बात करेंगे, कह के तो ये आए थे और झूल रहे थे झूला साबरमती के तट पर, कर रहे थे फोटो सेशन। वो सारी दुनिया के सामने आ गया। और देखिए फौज कभी झूठ नहीं बोलती। ना तो सीडीएस ने झूठ बोला सिंगापुर में, ना अपने कैप्टन ने बोला झूठ इंडोनेशिया के अंदर, और ना आज डिप्टी चीफ ने बोला। वो सारे के सारे सच्चाई कह रहे हैं। सच्चाई पीसेज में आ रही है। सरकार को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ना तो उसको विदेश नीति की समझ है, ना उसको सामरिक नीति की समझ है। उसको एक चीज की समझ है कि ढोल बजाओ सेना के शौर्य पे, वोट जुगाड़ो और शासन में चलाते रहो, अपनी लूट चलाते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो चीज है ये भाजपा को नहीं, ये आरएसएस के राष्ट्रवाद को भी कितनी भारी पड़ने वाली है, केवल केवल समय की बात है। चाइना देखिए, चाइना को आज भारत से लड़ाई करने की जरूरत क्या? बढ़िया व्यापार चल रहा है। 99.2 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस है उनको। भारत से क्यों लड़ाई करेंगे? उनको पता है भारत की हिम्मत नहीं है मोदी की कि उनको कुछ कह दे, तो वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। और वही डिप्टी चीफ ने आज कहा कि उधार के चाकू से भारत को घायल कर रहा था पाकिस्तान। चाकू उधार का था, उनके हथियार खरीदने के पैसे नहीं, रोटी खाने के पैसे नहीं। तो उधार का चाकू चाइना ने दिया, भारत को घायल करने की कोशिश कर रहा था। ये तो सेनाओं को सैल्यूट है जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मोर्चे को फतेह कर लिया अपनी वो सारी चीजें। वरना तो मोदी जी ने तो जिस तरीके के हालात क्रिएट किए थे कि बिना जब सेना को टेक्टिकल एडवांटेज बिल्कुल क्लियर हो गया और ब्रह्मोस ने जो तहस किया 10 तारीख को, देखिए हमारे जहाज गिरे 7 तारीख को, इसमें कोई शक नहीं। 7 तारीख को फर्स्ट उसके अंदर ही पाकिस्तान ने उनको टारगेट कर दिया। लेकिन 10 तारीख को भारत ने जिस तरीके से ब्रह्मोस समेत तमाम इनका ये किया, उसके बाद पाकिस्तान घबरा गया। तो वो मौका था पाकिस्तान को घुटनों पर कूदने पे लाने का। उस समय ट्रंप का ट्वीट आ गया और भारत के विदेश सचिव ने एक लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सीज फायर इज इन इफेक्ट फ्रॉम 6। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि केवल आप रक्षा नीति में नहीं, आप विदेश नीति में भी डिजास्टर साबित हुए हैं। और अब भी समय है, चेत जाइए। चाइना आज की तारीख में भारत से कभी लड़ाई नहीं करेगा, उसको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है सारी चीजें, जब चाहे जैसे चाहे वो कर लेंगे। ये आपको जागने की जरूरत है। और ये दोनों भी और सारे पड़ोस को कितना जल्दी हो सके वो सारी जो हमारी विदेश नीति थी उसको रिवाइव करने की जरूरत है। और उस पर ये फोटो सेशन और ये जो वीडियोबाजी, मेक इन इंडिया और ये सारा, इसका कोई मतलब नहीं। ये गाने सुनिए आप जाकर के। और हकीकत क्या है आज की तारीख में? किस देश में घूम रहे हैं जहां की आबादी 15 लाख है, आज वहां गए। और भारत में 11 साल में मोदी जी के जो राज में 17 लाख लोग तो भारत छोड़ चुके हैं, और उसके बाद 15 लाख वाली आबादी के अंदर जाकर के सम्मानित हो रहे हैं। ये मोदी जी की विदेश नीति है। कुल मिलाकर के सोचना होगा, ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स की बजाय थोड़ा देश का भी सोच ले, सेनाओं का सोच ले, सारी चीजें आपके साथ हो। नहीं, सोचना, मुझे लगता है आखिरी ही सवाल लेंगे, इस चर्चा को बहुत छोटा रखेंगे। सोचना तो हमें चाहिए, देश को सोचना चाहिए कि उस तरह गलत हाथों में तो नहीं दे दिया है। ये सोचने की जरूरत है हमें। इसलिए क्योंकि देखिए बार-बार हम लोग जो अब इस सवाल के बाद जो मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता-जुलता हूँ, जो वहां पर अनुभव होता है उस अनुभव पे आखिरी सवाल। लोग पता है क्या कहते हैं 19 के चुनाव में, 24 के चुनाव में, हालांकि तब भी तमाम हथकंडे, चुनाव आयोग सबके बाद भी 240 पे रुक गए, लेकिन फिर भी एक इकोसिस्टम ऐसा है, लोग कहते हैं कि अरे कौन विकल्प है, मोदी जी जैसा है कौन वैसा उतना भारी भरकम आदमी। अब आप बताइए ऐसा भारी भरकम आदमी जिसने कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो करेंगे, वाकई किया। 70 साल में जो हुआ था 11 साल में बहुत अद्भुत क्षमता चाहिए कि 70 साल का किया धरा 11 साल में गुड़गोबर कोई कर दे, इसके लिए बहुत अद्भुत क्षमता चाहिए कि आप पूरा, और उतने नहीं, पहले 70 साल का जो किया धरा था उसको लीप पोत के बराबर करना, उसके बाद और नीचे खुदाई करना कि माइनस में चलो। तो अब माइनस में हम गए। जब बात आती है कि कौन विकल्प है, मैं हमेशा मतलब निजी बातचीत में कहता हूं कि विकल्पहीनता सृष्टि में संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृति में विकल्पहीनता नहीं होती है ही नहीं है विकल्पहीनता। आप बताइए किसको आप कहते हो पप्पू, जिसने ड्रोन पर, आप सोचिए ड्रोन पर एक वीडियो में आज, ये नहीं, मैं बहुत हम लोग कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हैं लेकिन आज मैं कहूंगा ड्रोन पर
इन डेप्थ वीडियो एक बनाया था राहुल गांधी। देखा आपने ड्रोन का इस्तेमाल? देखा ना, भारत पाकिस्तान के तनाव में ड्रोन का इस्तेमाल देखा ना। चीन को लेकर के 3 साल पहले राहुल गांधी ने अलर्ट किया था संसद में, 3 साल पहले। आज आर्मी ने मुहर लगाई ना, आर्मी ने, आप योग्यता आंकना चाहते हैं लोग, लिखेंगे हमको कमेंट में कि वो जो है राहुल खान का दलाल, लिख लो। अगर इसी से संतुष्टि है, देश अगर ये लिखने से आगे बढ़ रहा है तो लिख लो, हमें नहीं आपत्ति है। लेकिन राहुल गांधी ड्रोन पर, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी पर, राहुल गांधी एविएशन पर, राहुल गांधी भारत के फॉरेन पॉलिसी पर भी, राहुल गांधी चीन के साथ संबंध पर, राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ तनाव पर, राहुल गांधी की जो समझ है इन मामलों में, अगर उस समझ को हम विकल्पहीनता वाले पैरामीटर पर सामने रखें तो कहां पर स्टैंड करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कहीं ठहरते हैं क्या? कहीं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए चैट जीपीटी से नारे नहीं बनवाने पड़ते, इसके लिए भूतल में या अपर मतलब सेकंड फ्लोर पर आईटी सेल बिठा करके झूठ नहीं करना होता है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, इसके लिए विशेषज्ञों से बात करनी पड़ती है, इसके लिए लोगों की बात सुननी पड़ती है, अपने मन की बात नहीं करनी पड़ती, लोगों की बात सुननी पड़ती है कि तकनीकी रूप से क्या है, विदेश मामलों में क्या है, कूटनीतिक रूप से क्या उचित है अनुचित है, ये सब समझना पड़ता है। हम कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी के अपने आत्ममुग्धता के चक्कर में, उस आत्ममुग्धता के गुब्बारे में पूरे देश को ऐसे घुसा दिया है कि हम कहीं भी लॉजिकल बातों को, तर्क को, कूटनीति को कहीं भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक पूरे देश में क्या हो गया है, क्लैप पॉलिसी, ताली वाली पॉलिसी, ताली बजवा लो, ताली बजवा लो। सामने 4 लोग नाच रहे हैं, मोदी जी ऐसे खड़े हैं मुस्कुराते हुए, ऐसे खड़े हैं, सामने एक पोज दे रहे हैं। ये राज कपूर की फिल्में नहीं बन रही हैं, शोमैन नहीं चाहिए, इस देश को प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, शोमैन नहीं चाहिए था। शोमैन माया नगरी में बहुत है। ये क्या, सिर्फ और सिर्फ जो डिजास्टर है, ये जो डिजास्टर हम आज देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शोमैन पॉलिसी की वजह से है। एक शोमैन देश में तैयार कर दिया गया। आशीष जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, आपने एक बहुत गंभीर बात कह दी अनजाने में, आपने विजन की बात कर दी। मोदी जी का विजन का मतलब टेलीविजन। पूरी दुनिया में जिस डंके की आप बात करते हो, वो भारत के बंधक टेलीविजन के अलावा कहीं डंका नहीं बज रहा है, माफ कीजिएगा। केवल और केवल जो प्रायोजित मीडिया है, बंदी मीडिया है, चाहे वो अखबार उठा लीजिए, चाहे चैनल उठा लीजिए, उसके जरिए आई बॉल्स को कैच करके लार्जर देन लाइफ के तौर पर उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। सुबह से शाम तक विपक्ष को डिमीन करना है, विपक्ष से सवाल करने हैं, विपक्ष से गाली गलौज करना है, मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछना, ना उनको टू अकाउंट होल्ड करना। इस सारे के पीछे ये विजन बनाम टेलीविजन की लड़ाई में, और इस देश में भक्तों की संख्या कतई कम नहीं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इस देश में तर्क खत्म कर दिया गया, कुतर्क ने स्थान ले लिया, विजन की जगह टेलीविजन आ गया, और सच्चाई की बजाय झूठ का आलम है। जो भी सच बोलेगा उसी की ट्रोलिंग होगी। राहुल गांधी ने जब ये बात संसद में कही थी, आपको ध्यान होगा बीजेपी ने क्या गदर मचाया था 4 दिन तक, चीन के एजेंट है, फला नहीं है, निकले ये। अब जवाब दे दीजिए ना उनको। आज तो डिप्टी चीफ ने कह दिया, अब उनकी भी ट्रोलिंग कर लीजिए। आपने तो जो करनाल के जो शहीद हुए थे नरवाल लेफ्टिनेंट, उनकी धर्मपत्नी को भी नहीं छोड़ा था इन ट्रॉल्स ने। इन्होंने तो फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी को भी नहीं छोड़ा था। तो मोदी जी ने एक अल्टरनेट विकल्प बना दिया है। विजन की बात खत्म, टेलीविजन शुरू, डंका बजाइए सुबह से शाम तक, विपक्ष की लंका लगाइए, और जो मर्जी आए वो कीजिए। मित्रों को धंधे दिलवाइए विदेशों में घूम घूम कर। टोबैगो के अंदर आज गए, फिर ना 15 लाख आबादी, क्या देंगे? आपके 17 लाख छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी डंका बज रहा है। राष्ट्रपति वहां का आपको रिसीव कर रहा है, वहां ये कर रहा है। ये सारी चीजें ये भक्तों को समझ में आती। मेरे और आप जैसे लोग सवाल पूछते हैं, ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। यही नया भारत है, और सारे के सारे संस्थान उसी तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग भी अब विपक्ष को कहने लगा कि अब ये नया चुनाव आयोग, तो कर लीजिए आप क्या करेंगे। यही मोदी का नया भारत है। ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी उस दिन को
कि जब भारत की जनता ने इस तरह का चुनाव के अंदर ये तय किया था जो आज सामने सबके। आने वाली पीढ़ियां तो हेमंत भाई हम लोग को नहीं माफ करेंगी, मोदी जी को नहीं, वो कोसेंगे किसे? हम लोगों को। हम कहेंगे हम हमारे बाप दादा थे, वो इतने नाकारा थे, इतने बुद्धिहीन थे कि उन्होंने अपने सामने अपने देश की तबाही देखी है। और 15 लाख की आबादी वहां किस लिए गए थे? एक तो सर्वोच्च सम्मान पापुआ न्यू गिनी चले जाओ, कहाँ चले जाओ, ऐसे-ऐसे देश खोज लो, जाओ। उसके अलावा ये जो कहा आपने 15 लाख, बिहार चुनाव प्रचार वहां से हो रहा है। वहां चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए प्रचार जारी रहना चाहिए। देश रहे न रहे, उन्होंने कहा था ना, देश रहना चाहिए, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ना ना, प्रचार जारी रहना चाहिए। चुनाव में जीत मिलती रहनी चाहिए। देश रहे न रहे, देश झुक जाए, देश बिक जाए, जीत मिलनी चाहिए, प्रचार चलना चाहिए। यही असलियत है। हमें इजाजत दीजिए और ये देखिएगा, अगर आप लोग को लगे कि वाकई गंभीर विषय है तो देखिएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।